हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम प्लांट एनाटॉमी के अंतर्गत एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट स्टेम यानी एक बीजपत्री तने की शारीरिकी यानी आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यह आपको मोनोकोट यानी मेज के तने की टीएस का लाइनियर डायग्राम आपको दिखाया गया है। इसमें सबसे बाहर की तरफ क्यूटिकल विद्यमान होती है, जिससे नीचे की तरफ सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस से नीचे स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू यानी धड़ोतकी उत्तक से निर्मित हाइपोडर्मिस होती है, और हाइपोडर्मिस से नीचे की तरफ का संपूर्ण क्षेत्र ग्राउंड टिश्यू होता है। यहाँ पर ये आपको वैस्कुलर बंडल्स दिखाए गए हैं। ग्राउंड टिश्यू में वैस्कुलर बंडल्स अनियमित रूप से और काफ़ी अधिक संख्या में स्कैटर्ड स्थिति में यानी बिखरी हुई अवस्था में दिखाई देते हैं। परिधि की तरफ स्थित जो वैस्कुलर बंडल्स है वो छोटी आकृति के हैं, स्मॉल इन साइज, लेकिन संख्या में अधिक है, और ये एक दूसरे के काफ़ी निकट व्यवस्थित हैं। जैसे जैसे सेंटर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे वैस्कुलर बंडल का आकार बढ़ता जाता है, और वैस्कुलर बंडल्स के मध्य दूरी भी बढ़ती जाती है। देखते हैं मोनोकोट स्टेम की एनाटॉमी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो यहाँ पर जो स्टेम हेयर है वो सामान्यतः एब्सेंट होते हैं, जबकि डाइकोट स्टेम में स्टेम हेयर्स पाए जाते थे जो मल्टीसेलुलर होते थे। हाइपोडर्मिस विद्यमान होती है, और हाइपोडर्मिस सामान्यतः स्क्लेरेनकाइमेटस यानी कि धड़ोतकी होती है, जबकि जो डाइकोट स्टेम था वहाँ पर यह कोलेनकाइमेटस यानी स्थूल कोणों तक उत्तक से निर्मित होती है। वैस्कुलर बंडल संख्या में काफ़ी अधिक है, और ग्राउंड टिश्यू में वो स्कैटर्ड कंडीशन में यानी बिखरी हुई अवस्था में विद्यमान है, जैसा अभी आपने देखा था। वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से निर्मित एक आच्छादित एक परत पाई जाती है, जिसे बंडल शीथ कहा जाता है। वैस्कुलर बंडल का प्रकार देखें तो वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड क्लोज्ड है। कॉन्जॉइंट, कोलैटरल और क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं, इनके बारे में हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल में भली भांति जान चुके हैं। फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है, और ग्राउंड टिश्यू सामान्यतः जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पैरासाइकल, पिथ, मेडुलरी रेज आदि में विभेदित नहीं रहता है, क्योंकि जो वैस्कुलर बंडल है वो ग्राउंड टिश्यू में अनियमित रूप से बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ पर वही मक्के के जो स्टेम है उसके टीएस का एक लाइनियर डायग्राम आपको दिखाया गया है, जिसको हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं। ये मेज स्टेम जो कि एक मोनोकोट प्लांट है, उसका स्टेम का टीएस है, जो उसका आपको सेलुलर डायग्राम ये दिखाया गया है। सबसे बाहर की तरफ क्यूटिन नामक पदार्थ से निर्मित क्यूटिकल है। क्यूटिन वाटर के प्रति इम्परमिएबल होता है, इस कारण यह ट्रांसपायरेशन की दर को काफ़ी कम कर देता है। क्यूटिकल से नीचे कोशिकाओं की एक परत से निर्मित एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा विद्यमान है। एपिडर्मिस से नीचे की तरफ का यह क्षेत्र हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस यानी धड़ोतकी कोशिकाओं से निर्मित है, और इन कोशिकाओं के मध्य इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। डाइकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस यानी स्थूल कोणों तक से निर्मित थी। हाइपोडर्मिस से नीचे की तरफ ये पूरा का पूरा ग्राउंड टिश्यू है। इस ग्राउंड टिश्यू का निर्माण थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स से होता है, और
इन पैरेन्काइमेटस सेल्स के मध्य इंटरसेलुलर स्पेस विद्यमान है। वैस्कुलर बंडल इस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में बिखरी हुई अवस्था में विद्यमान है और इनका अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है वो हम जान चुके हैं कि परिधि की तरफ स्थित वैस्कुलर बंडल्स आकार में छोटे होते हैं लेकिन संख्या में अधिक होते हैं और काफ़ी पास पास में व्यवस्थित होते हैं, और सेंटर की तरफ विद्यमान वैस्कुलर बंडल्स संख्या में कम होते हैं, आकार में बड़े होते हैं और एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर विद्यमान होते हैं। वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ ये स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाओं से निर्मित एक आच्छद है जिसे बंडल शीथ या पुल आच्छद कहा जाता है। ये आपको मेटाजाइलम दिखाए गए हैं और ये प्रोटोजाइलम यहाँ पर दिखाए गए हैं। जो ये राउंडेड स्ट्रक्चर नज़र आ रही है ये प्रोटोजाइलम की वेसल्स है। जाइलम की वेसल्स वाई शेप्ड अथवा वी शेप्ड, वाई की आकृति अथवा वी की आकृति में विन्यासित रहती है। ये देखिए, ये जो बड़ा एलिमेंट है, जो बड़ी चौड़ी वेसल्स है, ये मेटाजाइलम की वेसल्स है और यहाँ पर नीचे की तरफ ये छोटी वेसल्स है, ये प्रोटोजाइलम की वेसल है। इस प्रकार से वी की आकृति में ये है। वी के दोनों भुजाओं, वी या वाई बोल दीजिए, वाई की दोनों भुजाओं पर मेटाजाइलम की वेसल्स है, जबकि वाई के आधार पर प्रोटोजाइलम की वेसल्स है। प्रोटोजाइलम की वेसल के आधार पर इस प्रकार की एक गुहिका होती है जिसे लाइसिजिनस कैविटी यानी कि लयजात कैविटी या वाटर कैविटी के नाम से जाना जाता है। जो ये वाटर कैविटी है इसके अंदर वाटर भरा रहता है और इस कैविटी का निर्माण कोशिकाओं के लाइसिस से यानी कि कोशिकाओं के विघटन से होता है। इस कारण इसे लाइसिजिनस कैविटी कहा जाता है। जब कैविटी का निर्माण पास पास स्थित कोशिकाओं की कोशिका भित्तियों के स्प्लिटिंग होने से यानी कि विपाटित होने से होता है तो वह साइजिजिनस कैविटी कहलाती है। तो यहाँ पर जो वाटर कैविटी है वो लाइसिजिनस कैविटी है और जाइलम से ऊपर की तरफ ये फ्लोएम विद्यमान है। जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही रेडियस पर, एक ही त्रिज्या पर स्थित है, इसलिए वैस्कुलर बंडल हुआ कॉन्जॉइंट। जाइलम के केवल एक ही तरफ यानी कि बाहर की तरफ फ्लोएम स्थित है, इस कारण से वैस्कुलर बंडल हुआ कोलैटरल। ये जाइलम अंदर की तरफ और बाहर की तरफ ये फ्लोएम, तो वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट हो गया, कोलैटरल हो गया। जाइलम एंड फ्लोएम के मध्य कैम्बियम एब्सेंट है, इसलिए वैस्कुलर बंडल हो गया क्लोज्ड प्रकार का यानी कि अवर्धी प्रकार का। क्योंकि वैस्कुलर बंडल क्लोज्ड प्रकार का है यानी कि इसमें कैम्बियम एब्सेंट है, इस कारण से इनमें द्वितीयक वृद्धि भी नहीं होती है और जिसके कारण से इनमें सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण भी नहीं होता है। ये एक वैस्कुलर बंडल को एनलार्ज करके आपको दिखाया गया है। यहाँ पर वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ ये स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाओं से निर्मित एक आच्छद है, एक जिसे पुल आच्छद यानी कि बंडल शीथ कहा जाता है। यहाँ पर ये फ्लोएम स्थित है। फ्लोएम में सी ट्यूब्स है, कंपेनियन सेल है और ये डॉटेड जो आपको दिखाया गया है ये प्रोटोफ्लोएम है, जो मेटाफ्लोएम के निर्माण के कारण से जो दबाव पड़ा है उस दबाव से ये संकुचित हो गया है, क्रश्ड हो गया है। ये मेटाजाइलम की वेसल्स है और ये प्रोटोजाइलम की वेसल है। ये प्रोटोजाइलम की वेसल हो गई और ये वाटर कैविटी आपको नीचे दिखाई गई है। यहाँ पर आपको मोनोकोट स्टेम एंड डाइकोट स्टेम की कंपैरेटिव स्टडी के लिए मोनोकोट स्टेम एंड डाइकोट स्टेम
के TS आपको दिखाए गए हैं। दोनों डायग्राम को देख करके आप बता सकते हो कि इन दोनों में क्या क्या अंतर है। देखिए, जो ये मोनोकोट स्टेम है, इसमें ये मोनोकोट स्टेम है, ये डाइकोट स्टेम है। मोनोकोट स्टेम में स्टेम हेयर्स एब्सेंट है, जबकि डाइकोट स्टेम में रूट हेयर्स प्रेजेंट है और रूट हेयर्स मल्टीसेलुलर है। यहाँ पर हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस है, जबकि डाइकोट्स में जो हाइपोडर्मिस है वह कोलेनकाइमेटस है। यहाँ पर मोनोकोट में जो वैस्कुलर बंडल्स है वो बिखरी हुई अवस्था में यानी कि स्कैटर्ड स्थिति में होते हैं, जबकि डाइकोट में जो वैस्कुलर बंडल है वो एक रिंग के शेप में विद्यमान होते हैं। एक वैस्कुलर बंडल यहाँ, दूसरा वैस्कुलर बंडल इधर, तीसरा वैस्कुलर बंडल इधर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, ऐसे एक रिंग में व्यवस्थित होते हैं। मोनोकोट में जो वैस्कुलर बंडल है वो अलग अलग आकार के होते हैं। आपको बताया कि परिधि की तरफ के वैस्कुलर बंडल छोटे होते हैं, जबकि केंद्र की तरफ स्थित वैस्कुलर बंडल बड़े होते हैं। जबकि डाइकोट में सभी वैस्कुलर बंडल समान आकार के होते हैं। मोनोकोट में वैस्कुलर बंडल्स में कैम्बियम नहीं पाया जाता है, यानी कि ये क्लोइड प्रकार के होते हैं, जबकि डाइकोट में वैस्कुलर बंडल्स में जाइलम एंड फ्लोएम के मध्य ये कैम्बियम प्रेजेंट है। इस कारण से वैस्कुलर बंडल ओपन प्रकार के होते हैं। चूँकि मोनोकोट में कैम्बियम नहीं पाया जाता है, इस कारण सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती है, और डाइकोट में कैम्बियम पाया जाता है, इस कारण से इनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी पाई जाती है। मोनोकोट के स्टेम के फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाई जाती है, जबकि डाइकोट में फ्लोएम पैरेन्काइमा पाई जाती है। मोनोकोट में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जनरल कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड पिथ में डिफ्रेंशिएट यानी विभेदित नहीं होता है, जबकि डाइकोट में जनरल कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ आदि पाए जाते हैं। तो ये मोनोकोट और डाइकोट स्टेम में मुख्य अंतर हो गए हैं, आप इन्हें समझ चुके होंगे। थैंक्स।